Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism. And first chapter for third unit, magnetic field due to current. And our today's topic is solenoid, that is based on एम्पियर सर्कुटल लॉ. जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्पियर सर्कुटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायोट-सावर्ट लॉ से एक सिमिलर मेथड था, बट ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए था. तो सोलेनोइड होता क्या है बेसिकली? कहता है सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर. कहता है कि लॉन्ग वायर से बना होता है. कई बार आपने देखा होगा हमारे फैन की या कूलर की या किसी मोटर की वाटर जो होती है वो बर्न्ट हो जाते हैं, तो हम उनको बाइंड के लिए भेजते हैं मैकेनिक के पास में, और वो क्या करता है, नई मोटर बांधता है. बांधने का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो वायर कोइल बनाता है, और कोइल बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे. क्योंकि हमने बेसिकली पढ़ा था कि एक स्ट्रेट वायर होता है, उसकी वजह से वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती. लेकिन इसी वायर को अगर मैं सर्कुलर लूप में फॉर्म करता हूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, तो वो एक वायर यूज करता है, कॉपर वायर. आपने देखा होगा कॉपर का बहुत पतला सा वायर होता है, लेकिन वो इंसुलेटिंग वायर होता है. उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, ट्रांसपेरेंट, इसलिए वो इंसुलेटिंग वायर है. तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, इंसुलेटिंग वायर होगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि बार बार हम वाइंड करते हैं तो लॉन्ग वायर होता है. तो इसका मतलब सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड. क्लोजली का मतलब जितनी नजदीक नजदीक हम वाइंड करेंगे, जैसे इस पेन को ही मान लें कि ये कोई स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर मैं वायर को बार बार क्लोजली इसके नजदीक नजदीक वाइंड कर रहा हूं मैं, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स के टर्म्स में करेंगे, जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो थोड़ा आगे ट्रेवल करती है, राउंड करते जाएंगे आगे ट्रेवल करते जाएंगे. लेकिन यहाँ पे जो राउंड होगा वो बहुत क्लोज होगा, एक हमने किया है उसके जस्ट क्लोज होगा, तो इसका मतलब आगे भी बढ़ते जाएंगे और क्लोजली बाउंड भी करते जाएंगे. तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनेगी, फॉर्मेशन होगी, वो क्या कहलाएगा, सोलेनोइड कहलाएगा. अब एक टर्म्स और आती है, कहता है कि आइडियल सोलेनोइड क्या होता है. ठीक है, स्प्रिंग की तरह हम वायर को किसी मेटल के ऊपर वाइंड करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोलेनोइड. ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए काम आता है. अब आइडियल सोलेनोइड का बेसिक कंसेप्ट क्या था, जिसका डायामीटर लेंथ ज्यादा हो, लेंथ ज्यादा है एंड डायामीटर जो है वो स्मॉल, डायामीटर और रेडियस इज स्मॉल. तो ऐसे सोलेनोइड को हम क्या कहेंगे, आइडियल सोलेनोइड. हैविंग लेंथ इज मोर देन इट्स रेडियस और डायमीटर इज कॉल्ड आइडियल सोलेनोइड. जैसे मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे सोलेनोइड की स्ट्रक्चर है, और इस सोलेनोइड में अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू इट्स डायमीटर और रेडियस. तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे कि ये कैसी है, आइडियल सोलेनोइड है. दूसरा, यहाँ पे आइडियल सोलेनोइड के केस में एक टर्म्स थी कि लेंथ और रेडियस तो थी ज्यादा, दूसरा ये जो बाउंड कर रखे हमने वायर को, जितना क्लोजली होंगे वो उतना ही आइडियल के और ज्यादा क्लोज होगा. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सोलेनोइड की. सोलेनोइड किया क्या हमने, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कोई स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं, टर्न करवाते हैं. तो ये एक स्ट्रक्चर ली, मान लेते हैं पेन के स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल, लेकिन आपको दो ही पार्ट दिखाई देते हैं सिलेंडर में, एक अपर साइड दिखाई देगी, एक अभी आपको कर्ड दिखाई नहीं देगा. इसका मतलब एक अपर साइड थी ये वाली लाइन, एक लोअर साइड. इसके ऊपर मैंने वायर जो ब्लैक कलर में दिखाया गया, एक वायर को वाउंड किया. तो वायर कैसे वाउंड होगा, इधर से आया तो ये आपको पूरा वायर दिखाई देगा, और जैसे इसके पीछे जाएगा तो बैक साइड का जो पोर्शन है वो आपको विजिबल नहीं होगा. फिर बैक साइड से जाने के बाद में इसके नीचे से वापस फ्रंट में आएगा, फिर आपको टर्न दिखाई देगा, फिर इसके जैसे पीछे जाएगा वो आपको दिखाई नहीं देगा. इस तरीके से टर्न करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं. ये वायर जो होते हैं आपस में ये इंसुलेटिंग वायर होते हैं. इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि क्लोजली बाउंड थे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. आपस के बीच में जैसे हमारे यहाँ पे रबर होते हैं वायर के ऊपर ताकि हमें शॉक ना लगे, ऐसे ही यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट थिन इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, इसलिए यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी. ये स्ट्रक्चर थी, यहां से करंट जा रहा है, बैक साइड से पीछे से आया, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर बैक साइड में चला गया, फिर पीछे से आएगा, फिर बैक साइड में, ये स्ट्रक्चर. अगर मैं करंट को कहूं कि हमने दो डायरेक्शन पढ़ी है, एक डॉट पढ़ी है आपने और एक क्या पढ़ा हुआ है, क्रॉस.
डॉट का मतलब क्या है, जो प्लेन ऑफ पेपर इस बोर्ड से बाहर आ रहा हो वो डॉट है, और क्रॉस का मतलब जो इस प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड है। अब कोई मुझे ये पूछे कि इसमें करंट की डायरेक्शन बताइए आप, तो यहां से करंट जा रहा था इस एज पे, बिल्कुल इसके ऊपर वाले एज पे अगर पूछे तो इसका मतलब करंट जो होगा वो बिल्कुल इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जब बैक साइड में घूमते हुए इसके लोअर पोर्शन से आएगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल आउटसाइड में। इसका मतलब नीचे का पोर्शन होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इन अपर साइड का क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो ये सारे वायर जो ऊपर होंगे इनमें करंट जो होगा ऊपर वाले पोर्शन में वो कहां पे जा रहा होगा, इन साइड में जा रहा होगा। ये सारे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्रॉस से। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, और सभी नीचे वाले जो होंगे इसके पीछे से टर्न लेके करंट जो होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब कैसा होगा, ये सारे के सारे कैसे होंगे, डॉट होंगे। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट से। ये आपकी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इनकी जो पोलरिटी है, डॉट ऊपर चले जाएंगे, क्रॉस नीचे आ जाएंगे, वो आपको देखना है। यहां पे अगर मैं इसका पोर्शन देखूं, स्मॉल सा पोर्शन, तो यहां से फोकस किया मैंने कि इसका अपर साइड का पोर्शन सारे क्रॉस हैं और लोअर साइड के सारे पोर्शन डॉट है। इसका मतलब ये जो है करंट इनमें आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और इनमें इनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने इसी पोर्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इस सोलेनोइड को दो पार्ट में, ऊपर डॉट क्रॉस थे और नीचे डॉट है इस पोर्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट इनवर्ड जा रहा है। जैसे ये मार्कर अगर हम कहें तो ये इनवर्ड जा रहा है, इसमें भी इनवर्ड जा रहा है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं क्रॉस, राइट हैंड थंब रूल है। करंट किधर जा रहा है, इनवर्ड में, टॉप मोस्ट पे। थंब को मैंने इनवर्ड कहा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके सराउंडिंग में मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गया। जैसे दूर जाएंगे थोड़ी वीक होती जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी वहां पर। ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली इस वायर की वजह से भी देखेंगे तो क्या होगा, ये भी क्रॉस है, इसके जो बिल्कुल पैरेलल में था, जो क्लोजली होंगे, जितने क्लोजली होंगे उतने नजदीक होंगे, लेकिन मैंने दिखाया इस चीज को। तो यहां पे देखा जाए तो इसको मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये भी क्रॉस है, और क्रॉस है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये भी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसा होगा, क्लॉकवाइज में। ये भी क्लॉकवाइज में दिखाया हमने। थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो और ज्यादा वीकर होगा, बट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन दोनों वायर के बीच में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इस वायर और इस वायर के बीच में, इसके तो राइट साइड में और इस वायर के लेफ्ट साइड में, इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल बीच में, और यहाँ पे इस वायर के राइट साइड में देखेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो डाउनवर्ड में आने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी, करंट तो वायर में सेम जाएगा, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल आउट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट होंगे। आउटसाइड में देखा जाए तो आउटसाइड में बहुत वीक होती जाती है, बड़ा सर्कल बन जाता है, वीक होते होते इतनी कम हो जाती है कि नियरली हम कितना मान लेते हैं, 0। लेकिन जो इनसाइड में है उनका क्या होगा, इसका अगर देखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, ये इनसाइड है, कोर है, और कोर के इनसाइड में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड में। इसकी वजह से भी यहाँ पे देखा जाए ये भी लेफ्टवर्ड में, ये भी लेफ्टवर्ड में, ये भी लेफ्टवर्ड में। इन दो वायर से देखेंगे, नीचे वाले से डॉट से, तो भी यही कंसेप्ट आएगा। देखते हैं, डॉट का मतलब आउटवर्ड था, आउटवर्ड होगा तो इसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी वजह से देखेंगे जो इसके नेबरिंग में था वो भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इन दोनों वायर के बीच में एक दूसरे से डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये डाउनवर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है और इसके जो ग्रीन है ये अपवर्ड में। तो इसका मतलब बीच में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड वीकर होती जाएंगी और कितनी हो जाएंगी, नियरली 0। लेकिन जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो इस वायर की वजह से जो इनसाइड में था वो भी इधर है, लेफ्टवर्ड में। इस वायर की वजह से देखेंगे वो भी किधर था, लेफ्टवर्ड में।
तो जब सभी की डायरेक्शन सेम है तो सभी क्या हो जाएंगे, एड अप होंगे, और ऐड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इन सभी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सभी की मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होगी, इसलिए इनसाइड द कोर, इसके इनसाइड में सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाती है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, एंड यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन सेम होगी और सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी। तो इसका मतलब सोलेनोइड के इनसाइड में, कोर के इनसाइड में जो हम राउंड करते हैं उसके अंदर हमें यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है सोलेनोइड का। अभी तो हमें यह पता चला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। अब हम कैलकुलेट कैसे करें कि कितनी होगी, तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ डिजाइन करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कितनी होगी। अभी तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो होंगी, इनसाइड में सेम डायरेक्शन में है, ये स्ट्रक्चर पूरी होती है, पूरी की वजह से जब हम आउटसाइड में देखते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है बिल्कुल। तो इसका मतलब आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, और इनसाइड में स्ट्रॉन्ग होगी, और इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी होगी। देखते हैं उसका एक डायग्राम कि डायग्राम कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें ये पता लगा है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इनसाइड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट किया, इसी का पोर्शन मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। अब आप एम्पियर सर्किट लॉ की इसको एप्लीकेशन भी मान सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ अगर आप अप्लाई करवा रहे हो तो वहां पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लोज लाइन चाहिए। तो मैंने इस क्लोज लाइन को बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, ये क्लोज लाइन ले ली, कुछ पोर्शन इस लाइन का आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड है कोर के और कुछ इनसाइड में है। यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने ए, बी, सी एंड डी। अब इसमें क्लोज लूप कब होगा, जब हम ए से चलना स्टार्ट करें, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलें और वापस कहां पे आ जाए, ए पे ही आ जाए, तो यहाँ पे हमें क्लोज लूप मिलेगी। हम इस लूप में चलना जो स्टार्ट करेंगे वो ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, तो क्लोज लूप होगी। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट किया था, सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से किधर थी मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो बी हमने अज्यूम कर रखा है और वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कितनी आएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, लेफ्ट हैंड साइड देखा बी डॉट डीएल, ध्यान से देखेंगे इसे, बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन पूरी लूप के लिए ए बी सी डी। अब पूरी लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड या एंगल जो था वो सेम नहीं था, इसलिए मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ए से बी तक कितना होगा बी डॉट डीएल, बी से सी तक कितना होगा, सी से डी तक कितना और डी से ए तक कितना, तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन सेम होगा। तो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता थी, इसमें बी है लेफ्टवर्ड में, इसकी लेंथ जो हमने लूप मानी उसकी लेंथ कितनी मान ली, एल मान ली, कैपिटल एल। इस लूप के अंदर अंदर का करंट अगर अंदर का देखा जाए तो ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस सारे क्रॉस हैं, इसका मतलब सेम डायरेक्शन होगी, और सेम डायरेक्शन होगी तो हमें नेट करंट लेना होता है क्लोज लूप के अंदर। तो अगर करंट एक बार हुआ है, एक ही टर्न होता तो आई होता, 2 टर्न होते 2i, 3 टर्न होते 3i। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के वो मुझे नहीं पता एल लेंथ में, इसलिए हम यहाँ पे टर्म्स कंसिडर करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। जो हमने क्लोज लूप माना है उस लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
1 यूनिट लेंथ, अगर इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है उससे मतलब नहीं है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना आएगा, 1 मीटर लेंथ में कितना होगा, 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1 मीटर में कितना होगा। 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टन्स कितने मान लिए, स्मॉल लेंथ। लेंथ कितनी अपने पास में, इसको अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टन्स अपॉन में टोटल लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ टन्स in length capital L is equal to small n into में n। ये नंबर ऑफ टन्स है टोटल, कि हमने जो लूप मानी है उसके अंदर वायर के कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे वो हमें कैसे पता चले। तो इसका मतलब 1 यूनिट लेंथ में कितने थे, तो हमारे पास लेंथ कितनी थी, 1 यूनिट में पता था, तो जितनी लेंथ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टन्स आ जाएंगे। सो टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस, अगर मैं इस लूप में ऐसे जा रहा हूं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में देखेंगे, लूप ऐसे है तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड में, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ टन्स अगर मुझे पता है, सो करंट इन लूप ABCD इज इक्वल टू कितना होगा, एक वायर का मतलब था I करंट, ट्वाइस हो गया 2, थ्राइस हो गया 3, कितने नंबर ऑफ टन्स है टोटल, स्मॉल n। तो इसका मतलब यहां पे हम कितना लिख सकते हैं, कैपिटल N की वैल्यू हमें पता थी, स्मॉल n इंटू में L, ये तो नंबर ऑफ टन्स थे, और 1 टन्स का मतलब कितना करंट था, I। तो कितना करंट होगा इस लूप के अंदर अंदर, N इंटू L इंटू में I, ये करंट होगा जो हमें भी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये टन्स थी। स्मॉल n का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं C स्क्वायर। तो B डॉट DL था, अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर रहे हैं पूरी लूप में, तो पूरी लूप में सिमिलरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। क्लोज लूप A टू B, यानी अभी हम A से B तक की तरफ जा रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, B DL कोस 0 डिग्री, या कोस थीटा ही लिख देते हैं, क्योंकि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में होगी, तो यहाँ पे थीटा लिख दिया, बाद में देखेंगे। प्लस आप कहां से कहां तक जाएंगे, B से C तक, तो आप लेंथ जो है वो लेंथ इधर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो किधर थी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आप ऐसे आ रहे हो, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे B टू C, देन B DL कोस 90 डिग्री। थर्ड स्टेप, अब हम जा भी इसी डायरेक्शन में रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी C में है, C से D तक, तो यहां पे देखेंगे तो B C से D तक B DL कोस 0 डिग्री, यहां पे कोस 0 है C से D तक का। और लास्ट स्टेप जो था वो था D टू A। अब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और आप ऊपर जा रहे हैं इस बार, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वापस से कितना हो जाएगा, B DL कोस 90। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये टर्म्स कोस 90 ये 0 होगी, ये 90 ये 0 होगी। ये जो टर्म्स थी वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। ए बी जो लाइन ली थी हमने वो कहां पे ली थी, आउटसाइड में। और अभी हमने डिस्कस किया कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होते होते कितनी हो जाती है, 0। तो इसका मतलब आइडियल सोलेनोइड मान रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगी ए से बी लाइन तक, तो ये टर्म्स भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस टर्म को भी 0, यानी टोटल लूप में सिर्फ एक लाइन है C से D तक जहां पे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, B डॉट DL इज इक्वल टू, टर्म्स आइए यहाँ पे B यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो सभी जगह वैल्यू सेम रहेगी, तो B आउटसाइड में, और DL C से D तक जाएंगे तो कितनी लेंथ कवर करोगे, टोटल ऐड करेंगे तो L, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, L। तो B डॉट DL जो थी पूरी लूप के अकॉर्डिंग, बाकी के टर्म्स तो 0 होगी, B डॉट DL की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, B इंटू में L मिलती है। अब यहां पे अगर लिखना चाहें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, B डॉट DL, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, या यहीं पे साइड में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है, B डॉट DL इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, म्यू नॉट I
कितना होगा म्यू नोट आई। तो B डॉट DL को जब हमने सोल्व किया पूरी लूप के अकॉर्डिंग तो हमें रिजल्ट मिला B इंटू में L। तो इसको जब सोल्व किया तो मैंने लिख दिया B इंटू एल। म्यू नोट था, म्यू नोट लिख दिया कि मान लेते हैं इसमें कोई मटेरियल नहीं था, हमने पहले इस पेन के ऊपर वायर को रैप किया और फिर इसमें से पेन को निकाल लिया, तो उसके अंदर क्या बचा एयर। एयर होगी तो उसको बोलेंगे एयर कोर सोलेनोइड। और कई मटेरियल है, मान लेते आयरन की रोड है, उसके ऊपर रैप किया और वहीं पे है तो उसको बोलेंगे आयरन कोर सोलेनोइड। ठीक है, वो भी रिजल्ट देखेंगे स्पेशल केस में। म्यू नोट था। करंट हमें क्या लेना होता है, नेट करंट। अब इस लूप के अंदर कितना करंट होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस एल लेंथ में उतना ही तो करंट होगा। तो कितने नंबर ऑफ करंट हमने कैलकुलेट किए थे, एन एल इंटू में आई। तो यहां पे मैंने लिख दिया एन कैपिटल एल इंटू में आई। कैपिटल दोनों साइड में है, कैंसिल आउट हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये रिजल्ट होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना आएगा, म्यू नोट एन इंटू आई। यहां पे ध्यान रखेंगे एन जो है वो स्मॉल आई, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और कितना करंट उस वायर में पास होगा जो हमने रैप किया इंसुलेटिंग की टर्म्स में। तो म्यू नोट एन इंटू में आई, ये इसका टर्म्स होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। ये फॉर्मूला हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। अब देखते हैं किसका स्पेशल केस। ये तो था इनसाइड में, यानी कि यहां पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नोट एन आई। लेकिन मैं बिल्कुल इसके एज पॉइंट पे आ जाऊं, यहां पे जैसे ये सोलेनोइड था, इसके ऊपर वायर को रैप कर रखा है, इसके स्टार्टिंग पे या इधर के स्टार्टिंग बीच में तो म्यू नोट एन आई होगा। लेकिन यहां पे जब आते हैं तो एक टर्म्स हमने अभी पढ़ी थी स्ट्रेट वायर में कि मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ट्वाइस होती है एंड से। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड में इतनी है तो स्टार्टिंग में कितनी होगी इसकी, हाफ। इधर भी स्टार्टिंग में कितनी होगी, हाफ। तो एज पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाए 1 मार्क्स में तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एज ऑफ सोलेनोइड इज हाफ। कितना होगा, वहां पे एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये तो कितनी थी, म्यू नॉट एन आई, तो मिड में थी, इसका हाफ कर देंगे। ये कहां पे होगी, एंड पॉइंट पे। तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, और मिड पे कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। क्लियर हुआ। स्पेशल केस एक और देखते हैं इसका। इफ आयरन कोर इज इंसर्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट यूनिट में। अगर ये सोलेनोइड था, ये एयर था, इसके अंदर मैंने आयरन की रोड इंसर्ट कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा। तो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन रोड इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन इंटू आई। ध्यान देंगे मैंने म्यू नोट नहीं लिखा, एयर नहीं माना, यहाँ पे मीडियम की परमेबिलिटी लिखी है। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। आयरन रोड होगी तो म्यू आर इंटू में म्यू नोट लिख सकते हैं। म्यू परमेबिलिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नोट एन इंटू में आई। ठीक है, यहां पे ये वैल्यू तो एयर में थी, अगर एयर होती तो भी रिजल्ट यही आता है। इसका मतलब आयरन रोड में जब हमने इंसर्ट किया तो कितना है, म्यू आर इंटू में बी नोट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एयर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। आयरन रोड अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आयरन रोड के इंसर्ट करने से सोलेनोइड में इंक्रीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इंक्रीज, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अगर कोई हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इनसाइड द सोलेनोइड इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसलिए आयरन रोड इंसर्ट करेंगे सोलेनोइड के अंदर इनसाइड में इन वायर के, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो मेटल आपने यूज किया उसकी मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और है स्पेशल केस में, जो हमारा बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट वैसे हम इसी के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल होता है। तो
इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, साउथ तक, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है आउटसाइड में। लेकिन इनसाइड में क्या होता है, क्लोज लूप बनेगी, तो क्लोज में क्या होगा, साउथ से और किधर आएगा, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। ऐसे ही आउटसाइड में देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है ऐसे। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इस तरीके से। यानी एक सिंपल बार मैग्नेट हम मानते, जो मैग्नेट नेचुरल था उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। अगर मैं सोलेनोइड को भी ऐसे ही मान सकता हूं, ये सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड की जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी कैसी स्ट्रक्चर आती है, सी या आउटसाइड ऐसे। यानी इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर है बार मैग्नेट की तरह। इसका मतलब सोलेनोइड जो है वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बिल्कुल सिमिलर ड्रॉ होती है। ठीक है, इसका अगर हम एक डिस्कस करें मैग्नेटिक फील्ड, इसके मिड पॉइंट पे यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां पे, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिया हमने। तो जैसे जैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। कहां तक, जब तक हम इसके इनसाइड में है। जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आएगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होना स्टार्ट होगी, और कितनी हो जाएगी, हाफ होने स्टार्ट होगी। तो एंड पॉइंट पे कोई पूछे आपसे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 होगी, हाफ हो जाएगी वहां पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट पे। तो ध्यान रखेंगे सोलेनोइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का ही एक सोर्स है, जहां पे हमें यूनिफॉर्म बिना वेरिएबल सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए सोलेनोइड को यूज किया जाता है। और ये इसका सिंपल सा एक डेरिवेशन था। थैंक यू, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।